सभी प्यारे दोस्तों का मैं राजेश कसाना अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी 360 पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज अपन एक नया वीडियो लेके आए हैं। उसमें कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे और उसका लेखांकन, परिचय एवं खातों की पहचान का एक वीडियो कल डाल चुके हैं अपन, और आज नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। द्विपक्ष अवधारणा पर आधारित लेन देनों को दर्ज करने की प्रणाली जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। द्विपक्ष अवधारणा पर आधारित लेन देनों को दर्ज करने की प्रणाली जानी जाती है। द्विप्रविष्टि प्रणाली, द्विखाता प्रणाली, रोकड़ प्रणाली, इकेरा लेखा प्रणाली। इसमें दोनों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, जैसे द्विप्रविष्टि प्रणाली और द्विखाता प्रणाली, क्योंकि ऑप्शन सेम ही है। बाकी आप बताइए। बहुत कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी इसमें कि कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, खाता आना चाहिए या प्रविष्टि आनी चाहिए। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इसमें क्या आंसर आएगा? द्विप्रविष्टि प्रणाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय के स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी के लिए उसे लेनदार माना जाता है। बताइए दोस्तों। व्यवसाय शुरू करते समय स्वामी जो व्यवसाय में पूंजी लगाता है उसके लिए उसे लेनदार माना जाता है। तो वो कौन सी अवधारणा के आधार पर माना जाता है? क्योंकि व्यवसाय का और स्वामी का जो पृथक अस्तित्व होता है वो कौन सी अवधारणा के आधार पर माना जाता है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ब, सत्ता की अवधारणा के आधार पर। क्योंकि इसी अवधारणा के आधार पर व्यवसाय को और व्यवसाय के स्वामी को दोनों को अलग अलग माना गया है, और दोनों को अलग मानते हुए ही व्यवसाय की लेखा पुस्तकें तैयार की जाती हैं, और व्यवसाय के समस्त लाभ, हानि, खर्चे सब अलग होते हैं, व्यवसायी के अलग होते हैं। और इसी अवधारणा के आधार पर व्यवसाय का स्वामी जो आहरण करता है उस पर उससे ब्याज भी वसूला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। और मुद्रा मापन अवधारणा के बारे में अपन अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक अवधि से संबंधित आय तथा व्ययों को लेखों में मान्यता किसके आधार पर दी जाती है? बताइए दोस्तों। लेखांकन अवधि से संबंधित आय तथा व्ययों को लेखों में मान्यता किसके आधार पर दी जाती है? अवधि से संबंधित। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा समय अवधि। समय अवधि, इसका राइट आंसर होगा समय अवधि। ये कैसे होगा दोस्तों? इस प्रकार होगा क्योंकि अपने लेखे एक निर्धारित अवधि के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अपना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है, तो ये लेखे सामान्यतः 1 वर्ष के लिए ही बनाए जाते हैं। तो जो भी आय और व्यय होते हैं व्यवसाय में, उनका अंतिम रूप से जब अंतिम खाते बनाते हैं तो आय और व्ययों का जो ब्यौरा दिया जाता है वो एक निश्चित समय अवधि के लिए दिया जाता है। तो आय और व्ययों का जो लेखा किया जाता है उस समय अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे अपने कोई मशीनरी खरीदी तो ये पूंजीगत व्यय हो गया, तो इसकी एंट्री अपन लाभ हानि खाते में न करके आर्थिक चिट्ठा में इसका निरूपण किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे मेरी बात। चले आगे। मिलान की अवधारणा आधारित है। मिलान की अवधारणा आधारित है। मिलान की अवधारणा से अभिप्राय ये है कि दोस्तों जिस अवधि में जो व्यय हुए हैं उसी अवधि में आय हुई है, उन दोनों का मिलान होना चाहिए। उस वर्ष तैयार किए गए अंतिम खातों में पिछले वर्ष के लाभों को, भावी वर्ष में होने वाले लाभों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि इनको शामिल किया जाता है तो लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा सही स्थिति का निरूपण नहीं करेंगे, और व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति और लाभ हानि का हमें पता नहीं लग पाएगा। तो मिलान की अवधारणा हमें इस बात पर बल देती है कि जो वे जिस अवधि के लिए किए गए हैं उस अवधि में होने वाले लाभों से उनका मिलान होना चाहिए। इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मिलान की अवधारणा आधारित है उपार्जन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि व्यवसाय में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो उपार्जन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए होते हैं, ना कि रोकड़ की अवधारणा को।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। धोरा लेखा सिद्धांत का अर्थ है, धोरा लेखा सिद्धांत का अर्थ है एक लेखे को 2 बार लिखना, सभी लेखों को पुस्तकों में दोबारा लिखना, प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट और प्रत्येक क्रेडिट को डेबिट, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर राइट होगा इसमें। धोरा लेखा सिद्धांत का अर्थ है, धोरा लेखा सिद्धांत से अभिप्राय है कि प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट और प्रत्येक क्रेडिट को डेबिट, क्योंकि हर जो भी अपन व्यवहार करते हैं उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला। तो उसके लिए प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट होना चाहिए और प्रत्येक क्रेडिट के लिए डेबिट होना चाहिए। जैसे अपन ने राम से मशीनरी खरीदी तो अपनी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डीआर टू राम, मशीनरी को डेबिट कर दिया और राम को क्रेडिट कर दिया, इसलिए प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट और प्रत्येक क्रेडिट का डेबिट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। कौन सा वित्तीय विवरण लेखांकन समीकरण प्रस्तुत करता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आय विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, आर्थिक चिट्ठा, कोष प्रवाह विवरण। लेखांकन समीकरण प्रस्तुत करता है। लेखांकन समीकरण का मतलब असेट्स एक साइड में रहती है, बराबर में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये समीकरण कौन सा विवरण प्रस्तुत करता है। बताइए दोस्तों। आय विवरण में तो एक वर्ष में के अंदर आय और व्यय का विवरण होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में वर्ष के दौरान जितनी रोकड़ किन किन स्रोतों से प्राप्त हुई है और किन किन स्रोतों में उसका इन्वेस्टमेंट किया गया उसमें प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक चिट्ठा इसका राइट आंसर रहेगा। क्या, आर्थिक चिट्ठा, क्योंकि आर्थिक चिट्ठा में एक साइड में असेट्स होती हैं और दूसरी साइड में लायबिलिटीज़ और कैपिटल होती है। चलिए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रूढ़िवादिता की अवधारणा के आधार पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन कौन से मूल्य पर किया जाता है। रूढ़िवादिता की अवधारणा के आधार पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन कौन से मूल्य पर किया जाता है। दोस्तों ये देखिए, लागत या बाजार मूल्य में जो भी अधिक हो, लागत या बाजार मूल्य में जो कम हो, लागत या शुद्ध वसूली मूल्य में जो कम हो, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। लागत या बाजार मूल्य में से जो अधिक हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। लागत या बाजार मूल्य में से जो कम हो, यह आपका आंसर हो सकता है। लागत या शुद्ध वसूली मूल्य में से जो कम हो, ये भी हो सकता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य ये नहीं हो सकता। रूढ़िवादिता की अवधारणा में ये कहती है कि अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य में से जो कम हो, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा सही है कि लागत या शुद्ध वसूली मूल्य में से जो कम हो, क्योंकि शुद्ध वसूली बाजार मूल्य तो एक आइडिया लगाया जाता है कि इस मशीन को अगर अपन बाजार में रीसेल करेंगे तो हमें कितना मूल्य हासिल होगा, लेकिन शुद्ध वसूली मूल्य अगर अपन आंकलन कर पा रहे हैं तो राइट आंसर क्या होगा कि लागत और शुद्ध वसूली मूल्य में से जो कम हो अपना राइट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। दिखावटी साज सज्जा से आशय है। दिखावटी साज सज्जा से क्या आशय है। लेखांकन को सुंदरता से प्रस्तुत करना, आयकर की बचत हेतु अधिक व्यय को दिखाना, विनियोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु अधिक लाभ दिखाना, उपरोक्त सभी। दिखावटी साज सज्जा से क्या आशय है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर अपन सोल्व करते हैं। लेखांकन को सुंदरता से प्रस्तुत करना, नहीं ये तो नहीं बैठेगा। आयकर की बचत हेतु अधिक व्यय को दिखाना, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा विनियोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु अधिक लाभ दिखाना, क्योंकि अपन जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विनियोक्ता तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन बढ़ा चढ़ा के दिखा दें, रिजर्व सरप्लस के रूप में हम अधिक दिखा दें, लाभ व्यय से बढ़ के अधिक दिखा दें, तो वो उसमें सेल लगाने के लिए आकर्षित रहेगा। इसलिए दिखावटी साज सज्जा चाहते हैं कि विनियोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए अधिक लाभ दिखाना, ताकि वो अपना उसमें उपक्रम में इन्वेस्टमेंट कर सके। राइट आंसर सी। दोस्तों
मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, अगर हमारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप धन्यवाद के रूप में आप घर बैठे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं, ताकि हम नई ऊर्जा के साथ कार्य करने के लिए आगे बढ़ें और नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएँ, ताकि आपका परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित हो ये क्वेश्चन। क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो थोड़े कन्फ्यूजन टाइप होते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, और जो परीक्षा में अपन जाते हैं और वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि इसका उत्तर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो सभी हटा देते हैं, उनमें से 2 ऑप्शन बचते हैं कि ये भी हो सकता है सही और ये भी हो सकता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हो, भले ही उनकी संख्या कम लेके आऊँ मैं, लेकिन क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उनकी, और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में आने के चांसेस इनके अधिक से अधिक हैं। अगर ये क्वेश्चन आए, ये इनसे मिलते जुलते हैं, आपके दिमाग में जो सस्पेंस चलता है उसको दूर करें मेरे ये क्वेश्चन। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आपको मेरा ये मैटर बहुत पसंद आएगा और आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि हमें नई ऊर्जा मिले और अभिप्रेरणा मिले और अधिक मेहनत करने की, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक संख्या में मैं क्वेश्चन उपलब्ध कराऊं, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले पूर्ण रूपेण तैयार हो सकें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा लिए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। स्थायी और चालू संपत्तियों को किस अवधारणा में समूहीकृत करता है? स्थायी और चालू संपत्तियों को किस अवधारणा में समूहीकृत करता है? या अपन कोई भी संपत्तियां खरीदते हैं तो स्थायी संपत्तियों और चालू संपत्तियों का जो वर्गीकरण करते हैं कि भाई ये संपत्ति तो लॉन्ग टाइम चलेगी और इस संपत्ति का लाभ हमें शॉर्ट टाइम में होने वाला है, तो ये किस अवधारणा के आधार पर अपन इनका वर्गीकरण करते हैं? चलिए दोस्तों, बताइए। इस पृथक अस्तित्व ये अलग है, ये अपन ने शुरू में बता दिया है। पृथक अस्तित्व, सुदीर्घ संस्थान, सततता, अवधि। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सुदीर्घ संस्थान। राइट आंसर रहेगा इसका सुदीर्घ संस्थान, क्योंकि व्यवसाय प्रारंभ करते समय स्थायी संपत्तियों एवं चालू संपत्ति दोनों ही संपत्तियों का संग्रहण करता है। स्थायी संपत्तियों का लाभ 1 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष भी हो सकता है, 10 वर्ष भी हो सकता है, जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गए और भवन हो गया, लैंड हो गई, कोई भी स्थायी सामग्री, स्थायी मशीनरी हो सकती है जिनका लाभ अधिक समय तक मिलेगा। चालू संपत्तियां बहुत कम, जिनका लाभ 1 वर्ष से कम तक मिलता है, या उनको अपन ये कहें कि वो 1 वर्ष के अंदर रोकड़ में जिनको परिवर्तित किया जा सकता है, उनको अपन चालू संपत्तियों के समूह में वर्गीकृत करते हैं। जैसे कैश हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फंड हो गया, डेबिटर्स हो गए, ये सब चालू संपत्तियों के समूह में अपन रखते हैं। इसका राइट आंसर बी रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। लेखांकन विवरणों में आकस्मिक दायित्वों के बारे में अपेंडिंग नोट के अभ्यास के अनुसार है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। स्थिरता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, सततता की परंपरा। बताइए दोस्तों। आकस्मिक जो दायित्व होते हैं उनको अपन फुट नोट के रूप में नीचे उनका अलग से प्रदर्शन किया जाता है, तो कौन से परंपरा के अनुसार अपन उनका जो नोट डालते हैं वो तलपट के नीचे रखते हैं? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा हमें ये सिखाती है कि जो भी दायित्व हो, आकस्मिक दायित्व हो या संदिग्ध दायित्व हो, उनका पूर्ण रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, ताकि सूचनाकर्ता को किसी भी प्रकार की निर्णय में लेने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और उसको डिसीजन लेने में किसी प्रकार की बाधा ना हो। और व्यवसाय की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हर एंट्री होनी चाहिए, उसमें कोई भी दायित्व हो, आकस्मिक दायित्व हो या संदिग्ध दायित्व हो, उसका पूरा उल्लेख किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखांकन नीतियां एक अवधि से दूसरी अवधि तक निरंतर अनुसरण की जाती हैं। बताइए दोस्तों।
लेखांकन नीतियाँ एक अवधि से दूसरी अवधि तक निरंतर अनुसरण की जाती हैं। इससे अभिप्राय है कि जैसे अपन ने इस वर्ष में ये नीति अपनाई तो आगामी वर्षों में भी वही नीतियाँ होगी। इसका मेन जो कारण होता है कि जो भी तुलना करने में कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि उस वर्ष भी अपन ने उन्हीं विधियों का प्रयोग किया था और इस वर्ष भी जैसे उदाहरण के तौर पे अपन ले सकते हैं, जैसे मशीन पे है और अपन डेप्रिसिएशन में एक स्थायी की विधि ले रहे हैं और दूसरी एक घटती शेष विधि ले रहे हैं, शेष विधि जिसके नाम से जाना जाता है। तो अगर शुरू वाले वर्ष में अपन स्थायी विधि ले रहे हैं, दूसरे वर्ष में अपन घटती विधि ले रहे हैं, तो अपन 2 वर्षों की तुलना सही रूप में नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखांकन में कौन सी एक नीति जो अवधारणा है वो इस बात पे बल देती है कि एक अवधि से दूसरी अवधि तक निरंतर अनुसरण की जाती है लेखांकन नीतियों का, तो वो अवधारणा है निरंतरता की अवधारणा। निरंतरता की अवधारणा ये सिखाती है कि जो नीतियाँ और प्रावधान, नियम, कानून, कायदे इस वर्ष में अपनाए जा रहे हैं उसको आगामी वर्षों में भी अपनाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूढ़िवादिता की संकल्पना जब चिट्ठे में लागू होती है तो पैदा कर देती है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। रूढ़िवादिता की परंपरा, प्रूडेंस इसको अपन बोलते हैं। बताइए, परंपरावादी परंपरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। संपत्तियों का अवमूल्यन, संपत्तियों का अधिमूल्यन, पूंजी को अधिक दिखाना, पूंजी को कम दिखाना। बताइए दोस्तों, रूढ़िवादिता की जब संकल्पना चिट्ठे में लागू की जाती है तो गुप्त संचय का निर्माण होता है। उसमें लाभों को कम दिखाया जाता है और व्ययों को अधिक दिखाया जाता है ताकि व्यवसाय की आंतरिक क्षमता को डेवलप किया जा सके और कोई भी भविष्य में आकस्मिक आपदाएं आती हैं तो उनसे सामना करने में व्यवसाय को ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो संपत्तियों का अवमूल्यन होगा। इसका क्या कारण रहता है कि संपत्तियों पर जैसे 10% डेप्रिसिएशन लगना चाहिए तो उन्होंने 20% डेप्रिसिएशन लगा दिया तो संपत्तियां कम मूल्य पे दिखाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? संपत्तियों का अवमूल्यन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। एक लेखांकन अवधि हेतु व्ययों का निर्धारण आधारित होता है। एक लेखांकन अवधि हेतु व्ययों का निर्धारण होता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उद्देश्यपरकता के सिद्धांत पर, महत्वपूर्णता के सिद्धांत पर, मिलान के सिद्धांत पर और आवधिकता के सिद्धांत पर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आवधिकता के सिद्धांत पर। क्योंकि एक लेखांकन अवधि में अनेक प्रकार के व्यय किए जाते हैं, जैसे पूंजीगत व्यय हो गई, आयगत व्यय हो गई। तो आयगत व्ययों को लाभ हानि खाते में समायोजन किया जाता है। पूंजीगत व्यय से संबंधित कोई भी व्यय होता है तो उसको अपन आर्थिक चिट्ठा में समायोजित करते हैं। तो लेखांकन अवधि हेतु व्ययों का जो निर्धारण होता है तो एक अवधि को ध्यान में रखते हुए अपने को करना होता है। जैसे अपन कोई भी आयगत व्यय को अपन आर्थिक चिट्ठा में दर्शा नहीं सकते हैं क्योंकि वो उसी अवधि से संबंधित होता है और उस व्यय से मिलने वाले लाभ भी उसी अवधि में मिलते हैं, उसी वर्ष में होने वाले लाभ हानि में शामिल किए जाते हैं। तो लेखांकन अवधि हेतु व्ययों का निर्धारण किससे होता है? आवधिकता के सिद्धांत पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। न चुकाया गया खर्च क्या है? न चुकाया गया खर्च क्या है? एक दायित्व है, वसूली अवधारणा, लागत अवधारणा, लेखांकन अवधि अवधारणा। न चुकाया गया खर्च है। बताइए दोस्तों। न चुकाया गया खर्च है अपने लिए एक बकाया दायित्व है। न चुकाया खर्च क्या है? अपने लिए बकाया दायित्व। और अगर जिस वर्ष जो व्यय किया गया है अगर अपन ने भुगतान कर दिया है या नहीं कर दिया है उसको लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। अगर जो व्यय का भुगतान कैश में किया गया है तो उनमें कैश के रूप में दिखाया जाएगा। जो व्यय बकाया हैं तो उनको अपन बकाया दायित्व के रूप में दिखाएंगे। 2 जगह आएगा बकाया दायित्व, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जो उस वर्ष व्यय हुए हैं करंट एक्सपेंसेस उसमें जुड़ के लाभ हानि खाते में दिखाया जाएगा, और बकाया दायित्व आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से आर्थिक चिट्ठा में लायबिलिटीज पक्ष में दिखाया जाएगा। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बकाया दायित्व। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। बैंक अधिविकर्ष एक खाता है। बैंक अधिविकर्ष खाता है।
बताइए दोस्तों, बैंक का अधिविकर्ष जो खाता है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है? व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाममात्र खाता है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। आपको पता है खाते दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते आ गए जैसे राम, मोहन, श्याम। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते आ गए जिनका वर्तमान जीवन में कोई अस्तित्व नहीं होता है, अपन देख नहीं सकते लेकिन उनको महसूस कर सकते हैं, जैसे श्याम एंड कंपनी हो गया, बजाज कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई। वो एक कृत्रिम रूप से उनका नाम रखा गया है। और तथ्य रूप में प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते हो गए, जैसे आयकर मतलब पूर्वदत्त व्यय खाता हो गया, बकाया व्यय खाता हो गया, ये सब खाते होते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत। दूसरा खाते होते हैं वास्तविक खाते, जिनमें मूर्त वास्तविक खाते हो गए और अवास्तविक खाते हो गए, अव्यक्तिगत खातों में होते हैं सॉरी। तो बैंक अधिविकर्ष खाते की प्रकृति क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत खाता। बैंक अधिविकर्ष वो होता है जो अपन अपने बैंक में जमा राशि से अधिक राशि निकाल लेते हैं, तो उसको अपन बैंक अधिविकर्ष के नाम से जानते हैं। रोकड़ खाते का शेष होता है, बताइए दोस्तों, बहुत सरल सा क्वेश्चन दिया है मैंने। रोकड़ खाते का शेष होता है डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, डेबिट, क्रेडिट और शून्य। रोकड़ खाते का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट ही होता है, क्योंकि आपकी जेब में जितने नगद राशि है उससे ज़्यादा आप भुगतान नहीं कर सकते हो। अगर बैंक खाता हो सकता है डेबिट भी हो जाए, क्रेडिट भी हो जाए, लेकिन रोकड़ खाता का शेष हमेशा डेबिट शेष ही होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। वस्तुगत खाते का डेबिट शेष बताता है, बताइए दोस्तों, वस्तुगत खाते का डेबिट शेष बताता है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संपत्ति। वस्तुगत खाते का डेबिट शेष क्या बताएगा? संपत्ति, क्योंकि संपत्ति से संबंधित जो भी खाते होते हैं वो वस्तुगत खाते ही होते हैं और उनका हमेशा डेबिट शेष होता है, इसलिए वस्तुगत खाते का डेबिट शेष क्या होता है? संपत्ति। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। लेखांकन का प्रथम चरण है, बताइए दोस्तों, लेखांकन का प्रथम चरण कौन सा है? जर्नल, लेजर, तलपट, अंतिम खाते। तो सबसे पहले अपन कोई भी व्यवहार होता है तो उसको अपन जनरल में या सहायक बहियों में इंदराज करते हैं उनका, उसके बाद में अपन लेजर बनाते हैं, फिर तलपट बनाते हैं, उसके बाद में अंतिम खाते बनाते हैं। तो लेखांकन का जो प्रथम चरण कौन सा है? जनरल। उसके बाद में लेजर बनाएंगे, फिर तलपट बनाएंगे, फिर अंत में अंतिम खाते तैयार करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी व्यवहार का इंदराज जनरल में किया जाता है या सहायक बहियों में किया जाता है। जनरल उन व्यवसायियों के द्वारा अपनाई जाती है जो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, या फिर जो व्यवसाय बड़े होते हैं उनमें जनरल के स्थान पर सहायक बहियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ख्याति खाता है, इसकी प्रकृति बतानी है कि ख्याति खाते की प्रकृति क्या है? वस्तुगत खाता है, व्यक्तिगत खाता है या नाममात्र का खाता है? बताइए दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको, खाते दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खातों में खाते दो प्रकार के होते हैं, एक तो वस्तुगत खाता और एक है नाममात्र खाता। तो ख्याति एक संपत्ति खाता के रूप में चिट्ठे में दर्शाई जाती है, एक आदर्श संपत्ति के रूप में ख्याति का उल्लेख किया जाता है चिट्ठे के अंदर। तो ख्याति खाता क्या है? एक वस्तुगत खाता है दोस्तों। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि हम नए क्वेश्चंस आपके साथ में और अधिक ऊर्जा के साथ लेके आएँ और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। मशीन की क्षमता बढ़ाने में भुगतान की गई मजदूरी कौन से खाते में डेबिट होगी? मशीन की क्षमता बढ़ाने में भुगतान की गई मजदूरी कौन से खाते में डेबिट होगी? मशीन खाता, मजदूरी खाता, रोकड़ खाता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें ध्यान देने की बात है कि मशीन की क्षमता बढ़ाने में भुगतान की गई, क्योंकि ये कि मशीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसके लगाने से मशीन की उत्पादकता में वृद्धि होगी और मशीन की लागत में भी वृद्धि होगी। तो इससे कौन सा खाता डेबिट होगा दोस्तों? मशीन खाता। अगर मशीन पे कार्य करने में अगर लगी मजदूरी को अपन भुगतान कर रहे हैं तो वो मजदूरी खाता डेबिट होता,
लेकिन अपन इसमें मशीन की क्षमता बढ़ा रहे हैं, और होलिंग कर रहे हैं ओवरऑल, तो इससे लाभ होंगे वो 1 वर्ष से अधिक लाभ होंगे। तो ये पूंजीगत खर्चा हो गया। तो पूंजीगत खर्चे से कौन सी मशीन की लागत बढ़ गई, तो कौन सा खाता डेबिट होगा? मशीन खाता। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। पूंजीगत प्राप्ति को प्रदर्शित करते हैं। बताइए दोस्तों, पूंजीगत प्राप्ति को प्रदर्शित करते हैं। पूंजीगत प्राप्ति कैसे होती है? जैसे अपन ने कोई मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट या टू कैश। पूंजीगत, ये तो अपन ने क्या हो गया, पूंजीगत वे हो गए। पूंजीगत प्राप्ति कैसे होगी? अपन ने मशीन को बेच दिया या भवन को बेच दिया, जो भी पूंजीगत मद है अपने पास, साधन है, उसको अपन बेच देते हैं, तो पूंजीगत प्राप्ति होती है अपने को। पूंजीगत प्राप्ति में किस कौन से खाते में उसका प्रदर्शित किया जाता है? आर्थिक चिट्ठी में प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि पूंजीगत प्राप्ति आर्थिक चिट्ठी से संबंध रखती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, और अपना अंतिम क्वेश्चन है, बट्टे खाते का शेष होता है। डेबिट बिल्कुल हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, और डेबिट या क्रेडिट। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? डेबिट या क्रेडिट। क्योंकि बट्टा अगर अपन ने दिया है तो अपने लिए एक्सपेंसेस हो गया, तो उसको अपन डेबिट करेंगे। अगर बट्टा अपन ने लिया है लेनदारों से तो वो क्रेडिट हो गया, वो लाभ हो गया अपने लिए। तो बट्टे खाते का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो दोस्तों, अपन फिर मिलते हैं कल कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए प्रोविजंस के साथ, और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे हम। इसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके पास हमारे क्वेश्चन आसानी पूर्वक पहुँच सकें और इनका लाभ अधिकतम आपको मिल सके। धन्यवाद।